वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, पर्यावरण का अध्ययन हम लगातार कर रहे थे और इसमें बहुत ज़्यादा भाषणबाजी हो चुकी थी और कई जगह हमने पर्यावरण के मुद्दों को थोड़ा गंभीरता से उठाया भी था। अब यहाँ पर हम देख रहे थे पर्यावास के बारे में। आप बहुत सुनते हैं प्रश्नों में, ऐसा बहुत बार आयोग ने दिया भी है कि किसी प्रजाति के विलुप्त होने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो उसका एक ही जवाब होता है कि उसका हैबिटेट नष्ट हो जाना, उसका जो आवास है वो ख़त्म हो जाए तो वो प्रजाति देर सवेर समाप्त हो जाती है। तो हैबिटेट में ऐसा क्या है वो हमने जान लिया। हैबिटेट न सिर्फ रहने का ठिकाना उपलब्ध कराता है बल्कि भोजन पानी वहाँ से मिलता है, वहाँ प्रजनन के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं ताकि जीव अपनी संख्या बढ़ा सके और वहाँ वो सुरक्षित महसूस करता है, वहाँ उसे सुरक्षा मिलती है, जीवन के लिए कोई संकट नहीं होता है। तो ऐसा होता है हैबिटेट। और हैबिटेट जो है वो कई सारे जीवों का हो सकता है एक साथ, मतलब आसपास बहुत सारी जीव प्रजातियाँ जो है वो जीवन यापन कर रही होती हैं। लेकिन एक अलग उसमें से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जो कि है निकेत। इसे हिंदी में निकेत कहा जाता है और यहाँ जो स्पेलिंग आप देख रहे हैं इसे कुछ लोग निके कहते हैं, कुछ लोग नीचे कहते हैं और कुछ लोग नीश कहते हैं। तो अभी तक का जो सबसे प्रामाणिक प्रोनाउंसिएशन है वो नीश है, ठीक है। तो आप नीश चाहे तो बोल सकते हैं, निके बोल सकते हैं, नीचे बोल सकते हैं, नहीं बोलना चाहते तो निकेत बोलिए, ठीक है। तो नीश जो होता है और जीव, इनके बीच में क्या संबंध होता है, अब ये है क्या चीज़, पहले तो ये समझना आवश्यक है। अभी तक हमने देखा कि एक स्थायी पता, जैसे आपका एक रेजिडेंशियल एड्रेस होता है और घर का पता, जिस पर कि कोई चिट्ठी वगैरह आपको भेजनी हो, कोई पार्सल या तमाम जो आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से बोरिया बिस्तर मंगाते हैं वो सब आपके पते पर पहुंच जाता है। बस आप पता डलवा देते हैं साइट पे या पत्र में लिख देते हैं, वो पत्र सही स्थान पे पहुंच जाता है, ठीक है। या आपको कोई खोजते हुए आएगा तो आप उसे पता बताए हैं तो सीधा आपके गेट पर आकर रुकेगा, है ना। तो वो तो हैबिटेट हो गया। जैसे पूछा जाए कि हाथी कहाँ मिलेगा तो आप कहेंगे जंगल में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? जंगल का कोई खास एरिया आप जानते होंगे तो बता देंगे कि अच्छा वहाँ पानी वाली जगह है, खूब अच्छी नदी बह रही है, झरना है वहाँ पर, वहाँ हाथियों का झुंड तुमको अवश्य ही मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाएंगे, देख लेंगे, हाथी आपको मिल जाएगा। तो वो उसका पता हो गया। लेकिन ये जो नीश है यानी निकेत, इसका मतलब क्या है? ये कार्यात्मक लक्षण को दर्शाता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रजाति जो है वो सिर्फ खाकर सोती है, वो अपने जीवन यापन के लिए और अपने रिप्रोडक्शन के लिए या अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप करती है। और वो क्रियाकलाप सिर्फ उसी के होते हैं, मतलब उसके व्यक्तिगत होते हैं। हर जीव एक जैसी गतिविधि नहीं करता है। जो काम या जो जिस तरह की क्रियाएं, एक्टिविटी हाथी करता है वो क्रिया कोई खरगोश नहीं कर सकता। अब दोनों ही शाकाहारी हैं, वो क्रिया कोई बकरी नहीं कर सकती, उसका अपना तरीका है, ठीक है। तो ये जो कार्यात्मक लक्षण होता है यानी एक प्रोफेशन, जैसे आप डॉक्टर हैं मान लीजिए, आपका जो भाई है वो इंजीनियर है, सपोज दैट, कोई जो है वो प्रशासनिक सेवा में है, तो क्या सबका काम एक समान है? आप रहते हैं एक ही घर में, मान लीजिए कि जो जिलाधिकारी है उसको बंगला मिला होगा, लेकिन फिर भी तो कहने का मतलब कि माता पिता आपके एक हैं और आपका आवास मान लीजिए जो पुश्तैनी घर है वो भी एक है, तो हैबिटेट तो एक हुआ, लेकिन आपके काम अलग अलग हैं। तो आपका जो निकेत है वो एक नहीं है। वैसे ही इन जीवों के ऊपर भी बात लागू होती है। तो यहाँ जो कार्यात्मक लक्षण है वो निकेत कहलाते हैं यानी निश कहलाते हैं। ये किसी प्रजाति का, देखिए यहाँ हैबिटेट से तुलना की गई है, किसी प्रजाति का पर्यावास यानी उसका जो हैबिटेट है वो एक पते की तरह से होता है जहाँ वो रहता है, जबकि जो निच या नीश जो भी आप बोले, ये उसके व्यवसाय के रूप में समझा जाता है। कोई आपका जब परिचय प्राप्त करता है तो परिचय दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इस जिले का एसडीएम हूँ, इस तहसील का एसडीएम हूँ और यहाँ पर कार्यरत हूँ, ये आपका परिचय हो सकता है। दूसरा आप बता सकते हैं कि मेरा पुश्तैनी घर वहाँ पे है। अब इसमें से पुश्तैनी घर का जो पता है वो हैबिटेट है। प्रोफेशन का अगर आप परिचय दे रहे हैं तो वो क्या है? नीश है ना। तो वही बात। अब इसके बाद देखें, निकेत या नीश जो है इसका तात्पर्य किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और संबंधों के उन योगों से है जिसके द्वारा प्रजाति अपनी उत्तरजीविता और जनन के लिए पर्यावास के साधनों का इस्तेमाल करती है। एक ही हैबिटेट में कई सारी प्रजातियां रह रही हैं और वहाँ संसाधन एक जैसे हैं। जंगल है, खूब हरे भरे पेड़ हैं, घास खूब मात्रा में पाई जा रही है और भी तमाम फल या जो कंदमूल है उसकी तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो उसको यूटिलाइज करने का हर जीव का अपना अपना तरीका है। अब कुछ शाकाहारी जीव जो है वो घास चर रहे हैं, कुछ जो है वो पत्तियाँ खा रहे हैं और हाथी जो है वो खड़ी टहनी ही खा जा रहा है। कुछ जीवों को पीने के लिए सिर्फ पानी चाहिए और हाथी को पूरा नहाने के लिए शावर चाहिए। तो सबका अपना तरीका है, चीज़ें वही इस्तेमाल की जा रही हैं, मतलब घुमा फिरा कर उन्हीं चीज़ों को लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। तो सबका अपना बिजनेस है।
और यही जो बिजनेस है इसी को कहा जाता है नीश। उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं। किसी प्रजाति का निकेत जो है वो अद्वितीय होता है। कुछ लोग अभी कमेंट सेक्शन में परेशान हो जाते हैं कि ज़्यादा बकैती होने लगती है, तो ये बकैती समझाने के उद्देश्य से की जाती है। अगर आपको जल्दबाजी है तो आप वीडियो की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। देखिए, निकेत जो है वो अद्वितीय होता है क्योंकि हर जीव का जीने का अपना तरीका है। हाथी जैसे जीवन यापन कर रहा है, जिस तरह की गतिविधियां कर रहा है, वैसा वहाँ पे रहने वाले गाय बकरी या भेड़ नहीं कर सकते, या खरगोश नहीं कर सकता, हिरन नहीं कर सकता। तो सबका अपना तरीका है। अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। तो यहाँ पर्यावास की अगर बात करें तो पर्यावास में प्रजातियाँ, मतलब बहुत सारी प्रजातियाँ जो हैं वो एक साथ रह सकती हैं, जीवन यापन कर सकती हैं और अपनी कुछ आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रह सकती हैं। जैसे आपको बताया ना कि हाथी जो है वो बड़े बड़े पेड़ों को अपना निशाना बनाते हैं। वो पेड़ों को उखाड़ कर, तोड़ कर जंगल को थोड़ा आने जाने योग्य, मतलब बोधगम्य बनाते हैं। जंगल में अगर जितनी मात्रा में पेड़ पाए जाते हैं, अब तो जंगलों का दुश्मन आदमी बन चुका है, लेकिन पहले के समय में जंगलों में से रास्ता बनाने का काम हाथी ही किया करते थे। ये छोटे मोटे वृक्षों को तोड़कर, उखाड़कर अपने लिए इस्तेमाल कर लेते थे। कभी कभी पीठ खुजाने के लिए हाथी जो है वो किसी पेड़ को तोड़ देते हैं। आप डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, बहुत सारी विदेशी जो चैनल हैं वो इस तरह की फिल्में डालते हैं। हाथी ने पेड़ उखाड़ा और वहाँ पर बैठकर वो खुजली कर रहा है। तो इनकी आदत होती है उखाड़ना। तो ये छोटे मोटे पेड़ जो रास्ते में ऐसे यूं ही उगाते हैं, उनको उखाड़ कर हटा देते हैं, तो रास्ता थोड़ा साफ हो जाता है आने जाने के लिए और घास के उगने के लिए जगह बनती है। तो जो बाकी शाकाहारी जीव हैं उनके लिए पर्याप्त भोजन वहाँ उपलब्ध हो जाता है, घास चरने वाले जो हैं। इसके अलावा ऊंचे ऊंचे वृक्षों की टहनियों को ही अपना खाने के चक्कर में झुका देते हैं, तो वो बाकी छोटे जीवों की भी पहुँच में हो जाती हैं। इस तरह के बहुत सारे काम हाथी करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तो इसमें वो एक दूसरे पर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर हैं। तो ये तो हो गया पर्यावास। लेकिन निकेत जो है वो किसी भी प्रजाति का दूसरे के साथ साझा नहीं हो सकता। ठीक है, निकेत हर प्रजाति का अपना अलग होता है। तो एक पर्यावास में कई सारे निकेत हो सकते हैं, कई सारे नीश हो सकते हैं। समझे? अब एक स्थिति ये हो सकती है कि नीश जो है वो दो प्रजातियों का आपस में मैच कर जाए, तो उस परिस्थिति में प्रतिस्पर्धा होगी। एक ही चीज़ के लिए दोनों compete करेंगे और उसमें से जो भारी पड़ेगा वो जीतेगा और दूसरा वाला वहाँ से पलायन कर जाएगा। अब उसके साथ दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हैबिटेट नष्ट हुआ तो हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाए। दूसरा ये कि किसी और के हैबिटेट पे जाके, किसी और के नीश पर जाकर वो कब्जा कर ले। तो ये सब चलता रहता है नेचर में। लेकिन आप समझ लीजिएगा, नीश जो है वो एक समान किसी भी दो प्रजाति के नहीं हो सकते, लेकिन हैबिटेट हो सकते हैं। यहाँ पर एक पेड़ का एग्जाम्पल लिया गया है। कीटों की बहुत बड़ी संख्या जो है वो पेड़ों पर रहती है। कुछ जो है वो पेड़ के तने से अपना खाद्य पदार्थ लेकर सर्वाइव करते हैं, कुछ जो है वो पत्तियाँ खाते हैं, कुछ फूल खाने वाले कीट होते हैं, कुछ फल लगने का इंतजार करते हैं। मतलब सबका अपना अपना बिजनेस है, सबका अपना निकेत है, जबकि हैबिटेट एक ही है। हैबिटेट तो उसका पेड़ है, मतलब इतनी सारी प्रजातियों को पेड़ आश्रय दिए हुए हैं। अब तब क्या हो जब हर कीट को पत्ती ही खानी हो, तो फिर क्या होगा? मारधाड़ होगी, आपस में भिड़ेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे और अंत में उसमें जो विजेता सिद्ध होगा वो वहाँ रह जाएगा, बाकी सब वहाँ से हट जाएंगे। तो यही मामला है। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ कुछ वन लाइनर फैक्ट हाजिर हो गए हैं। इनसे आप बहुत ऊबते हैं मुझे पता है, लेकिन ये फैक्ट हैं और काम देंगे। खासतौर पे आरओ का जो प्रीलिम्स होता है, अभी तक देखा गया है कि यहाँ तथ्य खूब भर भर कर पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट वाला फंडा जो है यूपीपीसीएस के प्री में अब काम करने लगा है, कुछ हद तक आयोग पूछता है, लेकिन यहाँ अभी वही पुराना ढर्रा चल रहा है। अब इस बार का पेपर देखने योग्य होगा कि उसमें कैसा पैटर्न दिखाई देता है। लेकिन आपको दोनों ही तैयार करके जाना चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट भी और फैक्ट भी। तो वन लाइनर फैक्ट जो है उसमें पहला पॉइंट आपको बता रहा है कि पारिस्थितिकी में जीवों, समष्टि, समुदाय और पारितंत्र, साथ में बायोम और जैवमंडल, इन सब का अध्ययन किया जाता है। मतलब कुछ भी पर्यावरण का छूटता नहीं है। A to Z जितनी चीज़ें हैं उन सब का हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन की इसी शाखा को इकोलॉजी कहते हैं, यानी पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तरों की ये रचना करता है। अब इसमें आप देखें कि प्रजाति, दूसरी वाली परिभाषा यहाँ से, प्रजाति समष्टियों का ऐसा समूह है जिनके सदस्य जननक्षम संतति उत्पन्न करने के लिए, जननक्षम संतति का मतलब क्या होता है? प्रजनन करने में सक्षम संतति उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। मतलब समष्टि जो है वो किसी प्रजाति के खास जीवों का एक समूह होता है और उसके अंदर जो जीव हैं, मतलब नर और मादा हैं, वो आपस में मिलकर सहयोग करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं और ऐसे जीवों को जन्म देते हैं, ऐसे ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं जो कि खुद प्रजनन करने में सक्षम होते हैं और उनके वंश को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मनुष्यों में चलता है वैसे जीवों में भी चलता है। तो वही चीज़ है। विकास एक ऐसा परिवर्तन है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं और पुरानी मिट्टी में मिल जाती हैं। इतिहास पूरा साक्षी है, पर्यावरण का इतिहास,
कि देखिए कोई भी प्रजाति जो है वो पृथ्वी पर स्थिर नहीं रही है। हमारा जो इतिहास है वो भी कुछ मतलब थोड़ा ही पुराना कहा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य हमेशा पृथ्वी पर बने रहेंगे, हमारा अंत तो और जल्दी होगा। जिस तरीके से हमने पृथ्वी को तबाह करके रखा हुआ है तो शिकार बनने ही वाले हैं। तो कहने का मतलब ये कि विकास परिवर्तन से होता है, परिवर्तन होता है तो उससे कुछ न कुछ डेवलपमेंट होता है और साथ में डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो डिस्ट्रक्शन होता है इससे पुरानी प्रजातियां खत्म हो जाती हैं, जैसे डायनासोर समाप्त हो गए, ऐसे ही न जाने कितने जीव बने और बिगड़ गए। साथ में कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे कि उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, पुनर्संयोजन। ये सब किसी भी प्रजाति की आनुवांशिक रचना या जो जेनेटिक पूल होता है, जीन पूल होता है, उसमें विविधता या अंतर पैदा करते हैं। विविधता पैदा कर सकते हैं, उसके गुणों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर परिवर्तित कर सकते हैं। और उत्परिवर्तन में तो एकदम से चेंज आता है जो कि घातक हो सकता है। और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जिसे कि डार्विन और वॉलेस के द्वारा पेश किया गया था, उसमें ये कहा गया कि मतलब ये वो प्रक्रिया है, प्राकृतिक वर्ण क्या है ये समझाने का प्रयास किया गया। तो प्राकृतिक वर्ण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उन विविधताओं का चयन किया जाता है जिनके कारण उन जीनों का अधिक जनन होता है जो जीव को वातावरण में अनुकूल बनाने के लिए सहयोगी होते हैं। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी जीव प्रजाति में प्रकृति ये नहीं चाहती है कि जीव नष्ट हो जाए, वो अपनी ओर से भरसक प्रयास करती है कि हर जीव जो है वो बना रहे, क्योंकि सब उसी के द्वारा उत्पन्न किए गए। तो वो जीवों को जिंदा रखना चाहती है और इसके लिए वो जीवों के अंदर ऐसे जेनेटिक पूल का विकास करती है, ऐसे जीनों का विकास करती है, याद रखिएगा जीनों का विकास करती है, जिससे कि वो बदलते हुए वातावरण में सर्वाइव कर सके। अब उसमें से जो ज़्यादा रफ टफ साबित होता है वो जी जाता है, जो परिवर्तन के साथ टिक नहीं पाता जीन परिवर्तन के बावजूद वो नष्ट हो जाता है। तो ये सर्वाइवल का तरीका है। अब इसमें आप देखें कि पर्यावरण के प्रति अनुकूलन जीव को करना पड़ता है। पर्यावरण या वातावरण या विकास का जो क्रम है वो जीव के हिसाब से नहीं चलता, जीव को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जाति के द्वारा, विकास के द्वारा जाति का उद्भवन होता है, नई प्रजातियाँ पैदा होती हैं। पहले क्या था, इतनी सारी जो प्रजातियाँ हम जीवों की देख रहे हैं, चाहे समुद्री हो या स्थलीय हो या आकाशीय पक्षी हो, इतनी सारी प्रजातियाँ क्या पहले से ही थी? ये क्रमिक विकास के क्रम में विकसित हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी अगर पृथ्वी रहने लायक बचेगी। तो विलगन क्या है अब देख लेते हैं। यहाँ पर विलगन दो मुख्य प्रकार का होता है, एक तो भौगोलिक होता है, दूसरा जनन के आधार पर होता है। भौगोलिक विलगन का मतलब क्या होता है? तो परिणाम यहाँ दे रखा है कि परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों के सदस्यों के द्वारा प्रजनन करने के कारण नई प्रजातियाँ उत्पन्न होती हैं। दो अलग अलग प्रजातियाँ आपस में सहयोग करती हैं। परिणाम क्या होता है? कुछ नए ही प्रकार का जीव जन्म लेता है। कई प्रजातियाँ हमेशा के लिए गायब हो चुकी हैं और इन प्रजातियों का पहले अस्तित्व हुआ करता था, इसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, जैसे डायनासोर आप देखते हैं। लेकिन अब उसका एक भी सिंगल मेंबर नहीं पाया जाता है। आप किसी डायनासोर को फिल्मों के अलावा कहीं भी देख सकते हैं? नहीं संभव है, क्योंकि ये पृथ्वी से गायब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब इनके खत्म होने के पीछे बहुत सारे कारण बताए गए, लेकिन ये इतने बड़े जीव जो हैं ये बदलते वातावरण के साथ सर्वाइव नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ा कारण है। और आज के समय में अगर जिंदा रहे होते तो बहुत सारी आबादी का अकेले भोजन यही कर लेते। तो इसमें हमने देखा कि कोई एक भी सदस्य अगर उपस्थित नहीं है तो हम कह देते हैं कि वो विलुप्त हो चुकी है। दूसरे शब्दों में यह जो प्रजातियों का विलोपन है इसको हम देखते हैं यहाँ पर, और जीवाश्म के रूप में हम नई प्रजातियों का यहाँ देखें, और जीवाश्म के रूप में हमारी नई प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रजातियाँ पहले की विलुप्त हो चुकी हैं, इनके जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं, जमीन के अंदर दबे हुए इनके अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। अब उसके जीवाश्मों का जब हम अध्ययन करते हैं फॉसिल साइंस में, तो हम ये पाते हैं कि इनके लक्षणों से मिलते जुलते कुछ नए जीव आज के समय में हम पहले से ही देखते आ रहे हैं। जैसे डायनासोरों की ही एक प्रजाति से पक्षियों का विकास हुआ, ये हम देख रहे थे, ठीक है। बाद में पंख डेवलप हो गए, तो वो उड़ने वाले डायनासोर, फिर पक्षियों का डेवलपमेंट, फिर बहुत सारे पक्षी। तो ये सब जीवाश्म के ही अध्ययन के आधार पर हमें पता लगता है कि इनका जो पीछे का क्रम है वो कहाँ से विकसित हुआ है। ऐसे ही मनुष्य का भी हमने देखा। इसके बाद आप देखें, जनसंख्या यानी समष्टि परस्पर प्रजनन करने वाले ऐसे जीवों का समूह है जो किसी विशेष समय में विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। अब किसी जनसंख्या के लक्षण यहाँ देखें। पहला तो जनसंख्या का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। किस चीज़ को हम आबादी कहेंगे वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो पहला तो जनसंख्या का लक्षण होता है वो है जनसंख्या घनत्व, दूसरा है जन्म दर, तीसरा है मृत्यु दर, पैदा हो रहे हैं तो मरेंगे भी। उसके बाद है परिक्षेपण, यानी उसमें अप्रवास भी हो सकता है, प्रवास भी हो सकता है। उसके बाद आयु वितरण, लिंग अनुपात के द्वारा, मतलब लिंग अनुपात ये अंतिम है,
और इतने सारे जनसंख्या के लक्षण होते हैं जिनके आधार पे हम किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, चाहे वो मनुष्य की जनसंख्या हो या किसी जीव की हो। जैसे आप अभी हाल फिलहाल में बाघों की गणना पे डाटा जारी हुआ है और उसमें उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई गई है। तो जरा बताइएगा अब बाघों की संख्या हमारे देश में कितनी है। इसके बाद जो अगला पैराग्राफ है यहाँ पे आप देख रहे हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम, इसकी परिभाषा दी हुई है। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, आपके काम की हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पारिस्थितिकी अनुक्रम किसी समुदाय की संरचना में होने वाला सिस्टमेटिक चेंज है, क्रमिक परिवर्तन। प्राथमिक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पहले से कोई समुदाय नहीं था, ठीक है, वहाँ कोई भी प्रजाति नहीं रहती थी, वो एकदम वीरान क्षेत्र था और वहाँ पर कुछ जो जीव हैं वो पहले आकर रहना शुरू करते हैं और वो जीवन के लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण करते हैं। फिर उन अनुकूल दशाओं में नए जो जीव हैं वो आकर बसने लगते हैं, फिर वहाँ पर बस्ती हो जाती है। तो वही बात है। और द्वितीय अनुक्रम जो है वो वर्तमान वनस्पति के पश्चात प्रायः जो पहले जीव यहाँ पर आकर रहता है वो वनस्पतियाँ होती हैं, ठीक है, शैवाल हो सकते हैं या इस तरह की और भी छोटी छोटी वनस्पतियाँ हो सकती हैं, बाद में बड़े वृक्ष उगने का काम करते हैं। तो ये द्वितीय अनुक्रम जो है ये प्राथमिक अनुक्रम के पश्चात ही शुरू होता है। यहाँ एक चीज़ और आप देख रहे हैं, जैविक अन्योन क्रिया। जैविक अन्योन क्रिया का मतलब ये है कि एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच में अंतर्जातीय हो सकता है या विभिन्न हो सकता है, इनके बीच में ये क्रिया होती है। अब क्रिया कैसी कैसी होती है तो वो एक क्रम से दिया हुआ है। स्पर्धा होती है, अगर आवश्यकता एक है, पीछे हमने देखा था कि हैबिटेट एक हो सकता है लेकिन निश जो है वो एक नहीं हो सकता, निकेत एक नहीं हो सकता। तो आवश्यकता सबकी अगर एक हो जाए तो उसमें क्या होगा, फिर आपस में टकराव होगा, कंपटीशन होगा। जैसे आप एसडीएम की पोस्ट पाना चाहते हैं, बाकी कई लाख लोग भी यही चाहते हैं, मतलब उनकी भी ख्वाहिश यही है कि वो भी एसडीएम बने, तो फिर क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है और बड़ा ही टफ और बेरहम कंपटीशन हो रहा है। अब उसमें जो बाहर हो रहा है उसको बेमरवत बाहर कर दिया जा रहा है, जो अंदर आ रहा है वो अपना सेलेक्ट हो रहा है। तो इसी तरह की प्रतिस्पर्धा जो है इन जीवों में भी होती है और उसका परिणाम क्या होता है, कुछ प्रजातियां जो है वो वहाँ शिकार कर ली जाती हैं, ठीक है, स्पर्धा होगी, उसके बाद शिकार होगा, परजीविता होगी, सहजीविता भी हो सकती है अगर साथ साथ रह सके, सहभागिता हो सकती है, उदासीनता हो सकती है और सहभोजिता हो सकती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि अंतरक्रिया का उदाहरण है, जो कि कुछ प्रजातियों के जीवों में संपन्न होती हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। आप सोच रहे होंगे कि इकोसिस्टम को हम कितनी बार देखेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसके आगे की जानकारी को जानने का प्रयास करेंगे। प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं। पीछे हमने इकोलॉजी के संदर्भ में इकोसिस्टम को देखा था, यहाँ इकोसिस्टम को हम अलग से विस्तार से देख रहे हैं। तो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम में होता क्या है, जीवों के अलग अलग समुदाय रहा करते हैं, एक दूसरे के साथ अन्योन क्रियाएं करते हैं, मतलब परस्पर क्रियाएं करते हैं। परिणाम क्या होता है, उन्हें जीवन जीने के लिए मदद या सहायता प्राप्त होती है। तो पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिकी इकाई के रूप में ये अन्योन क्रिया करते हैं और इसे पारितंत्र कहा जाता है। तो पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक ही बात है। इस शब्द की रचना सबसे पहले एजी टांसले के द्वारा की गई थी, मतलब इकोसिस्टम वर्ड को सबसे पहले इजाद करने वाले जो व्यक्ति हैं ये है एजी टांसले। समय है 1935 का और पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है जिसमें कि जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं, आपस में इनकी क्रियाएं होती हैं और परिणाम स्वरूप जीवन आगे बढ़ता है। अब इसमें तालाब का उदाहरण लिया गया है। तालाब एक छोटा, सरल और बंद पारितंत्र है जिसमें कि चीज़ों को समझना आसान है और ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करता है। हमारे जितने भी पारितंत्र हैं उनमें ऊर्जा का मूल आधार सूर्य ही है, जो सोलर एनर्जी होती है उसी को यूटिलाइज करके हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। और सौर ऊर्जा को हम तक पहुंचाने का जो सबसे मुख्य और एकमात्र माध्यम है वो हरे पौधे हैं। समुद्र में शैवाल है और यहाँ अगर देखा जाए धरातल पर तो हरे पौधे हैं जो कि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं और अपने अंदर जो रासायनिक ऊर्जा संचित करते हैं वही हमको प्राप्त होती है। तो ये बीच में एक यहाँ आप कह सकते हैं कि चैनल का काम करते हैं। और सौर ऊर्जा पे काम करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। जैविक समुदाय में साम्य अवस्था को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की मात्रा जो है वो नियत होती है और प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। आगे जब हम पिरामिड पढ़ेंगे, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड, तो उसमें इस चीज़ को और विस्तार से देखेंगे। सौर ऊर्जा अगर हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है तो ये सोचने वाली बात है कि सौर ऊर्जा तो प्रचुर मात्रा में पृथ्वी को प्राप्त हो रही है। ठीक बात है कि सूर्य का पूरा प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और वो भी धरातल तक पहुंचने में उसकी बहुत सारी मात्रा समाप्त हो जाती है, रास्ते में वायुमंडल उसको अवरुद्ध कर लेता है। लेकिन जितना पहुंचता है उतना भी अगर हमें प्राप्त हो जाए, पौधों के माध्यम से उसका जितना भी % मिल रहा है उतना भी हमें प्राप्त हो जाए और वो बराबर उतनी ही मात्रा ऊर्जा की बनी रहे, तो असंख्य जीव पैदा होंगे। जीवों की तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि एक तिल रखने की जगह नहीं बचेगी। तो इसीलिए इस ऊर्जा को नियंत्रित करना आवश्यक होता है।
तो जैसे जैसे हम अपनी फूड चेन में आगे के ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते जाते हैं, एनर्जी का अमाउंट घटता जाता है, ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। पौधों को जितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है उतना शाकाहारी जीवों को नहीं मिलती है, और शाकाहारी जीवों का भी सिर्फ 10% हिस्सा ही, यानी 1 भाग ही जो आगे के मांसाहारी जीव हैं उनको प्राप्त होता है। तो ये 10% रूल एनर्जी को रिड्यूस करता है। आप जानते ही हैं कि ऊर्जा जो है वो संरक्षित होती है, उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ जो केमिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी के रूप में बर्बाद हो जाती है, हीट के रूप में बाहर रिलीज हो जाती है और वो इस सिस्टम में लौट कर नहीं आती। तो इस प्रकार से ऊर्जा की सीमित मात्रा की वजह से जनसंख्या नियंत्रित बनी रहती है। तो प्रकृति का अपना तरीका है पॉपुलेशन कंट्रोल का, वो हम देख रहे थे। इसके बाद जो अगला मामला है उसे आप देखें। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है, यानी फंक्शनल यूनिट है। और ये जो फंक्शनल यूनिट है इसका आकार एक पानी की बूंद जितना छोटा हो सकता है, महासागर जितना बड़ा हो सकता है। ये बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें घिसी हुई हैं, आप जानते हैं। और जो छोटी इकाई होती है जिसमें कि आपको बैक्टीरिया या बहुत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना पड़ता है, तो उसे हम सूक्ष्म पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, माफ़ कीजिएगा, माइक्रो इकोसिस्टम। ये पारितंत्र की बात हो रही है। तो माइक्रो इकोसिस्टम जो होता है उसके अंदर हम छोटे छोटे जीवों का, जिन्हें कि आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सामान्य खुली आंखों से उन्हें देख पाना संभव नहीं होता, ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं और इससे एक तंत्र तैयार होता है। तो उसको हमने कहा माइक्रो इकोसिस्टम। यहाँ एक चीज़ और कही गई है कि पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस कहा था। ठीक है, बायोसिनोसिस के नाम से संबोधित किया था। और फोर्ब्स नाम के एक और पर्यावरणविद थे, उन्होंने इसे माइक्रोकॉस्म कहा था। तो ये अपने अपने स्टेटमेंट है, किसके द्वारा क्या कहा गया है वो पता होना चाहिए। इसे मोटे अक्षरों में इसीलिए लिखा गया है कि यहाँ आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे की बात ये कहती है कि पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो स्थलीय हो सकता है, एक जलीय हो सकता है। या तो पानी होगा या जमीन होगी। पृथ्वी पर यही 2 चीज़ें हैं मुख्य रूप से, या तो जमीन का टुकड़ा है या फिर पानी है, पैंजिया पैंथालासा, उसी के ये सब टुकड़े हैं। तो जो स्थलीय पारितंत्र है उसमें घास आ सकती है, मतलब घास भूमियाँ आ सकती हैं, मरुस्थल आ सकते हैं, जंगल आ सकते हैं। ये सब स्थल पर पाए जाने वाले पारितंत्र हैं। जल में जो पाए जाने वाले पारितंत्र हैं उसमें आपका जो छोटे एरिया के तौर पे देखा जाए तो उसमें झील आ सकती हैं, नदियाँ आ सकती हैं। बहुत बड़ा अगर जलीय पारितंत्र देखना है तो समुद्र, ठीक, ये सब हैं। और आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर पानी की तादाद सबसे ज़्यादा है, 71% तो पानी ही है। जो जलीय पारितंत्र है उसका इतना लंबा चौड़ा विस्तार है और ये दुनिया का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है उसमें सर्वाधिक कवर किए हुए है। समुद्र उसमें सबसे बड़ा है, समुद्र का ही रोल सबसे ज़्यादा है। तो ये विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। और पृथ्वी पर विद्यमान जो जल मंडल है यानी हाइड्रोस्फीयर है, उसका लगभग 97% जो पार्ट है वो समुद्री जल होता है। पीने लायक पानी तो बहुत थोड़ा सा होता है। जो समुद्री खारा पानी है वो 97% कवर किए हुए। और समुद्र में घुला हुआ जो नमक है वो असल में सही में नमक है, यानी जो सब्जियों में आप डालते हैं सोडियम क्लोराइड, वही पाया जाता है। उसी की वजह से समुद्र का पानी नमकीन लगता है। तो यहाँ तक हमने अपनी बात को कहा है। अभी बहुत कुछ कहने के लिए बाकी है, जैसे जैवमंडल की हम परिभाषा देखेंगे और उसके बाद फिर पारितंत्र के जो घटक होते हैं उन पर विस्तार से चर्चा आगे। अभी भूजैव रासायनिक चक्र है, पर्यावरण चक्र है, मतलब पर्यावरण में जितने भी अन्य घटक पाए जाते हैं उनके विषय में। इसके अतिरिक्त हम जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उनको देखने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चर्चाओं का कोई अंत नहीं है, तो इसमें हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।